हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं CSEET की। हमारा पेपर नंबर 1 है बिजनेस कम्युनिकेशन, और इसका ये आखिरी टॉपिक है विच इज़ चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में अगर आप देखेंगे तो इट इज़ रिगार्डिंग द कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। सो लेट अस डिस्कस कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या बोला हुआ है, व्हाट इज़ कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी। यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि बिजनेस की जो लैंग्वेज है, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इट, सो कुछ टर्म्स जो हैं, कुछ वर्ड्स या कुछ फ्रेजेस जो यूज़ होते हैं, दोज टर्म्स मस्ट बी क्लियर टू यू फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस लैंग्वेज। दो एक प्रोफेशनल लैंग्वेज और एक बिजनेस लैंग्वेज जिस तरीके से हम यूज़ करते हैं, तो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन दैट यू शुड हैव नॉलेज ऑफ particular terms. So we are discussing about that. Let us start 10 basic but most important terms or words which are used in business in English. So the first term is management. Management बहुत ही simple word है. The terms which are used here are very simple और कोई इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है? तो आपको बहुत इजीली समझ में आएंगे। कुछ नए वर्ड्स भी हैं। अब प्रॉब्लम यही है, जो हमने सेकेंड चैप्टर में, सॉरी सेकेंड पेपर में, जो लीगल एप्टीट्यूड में नहीं पढ़ा, लीगल रीजनिंग, उसमें भी कितने सारे वो लैटिन फ्रेजेस समझाए थे उन्होंने, जो आगे भी आपको नेक्स्ट 2 लेवल्स पे काम आने वाले हैं। इन द सेम मैनर दीज टर्म्स आर ऑल्सो ऑफ सच काइंड दैट few of those terms will be relevant in CS executive, few of the terms will be relevant in CS professional। तो इस तरीके से आपको चलना है। अब जैसे यहाँ पे बोला है सबसे पहला मैनेजमेंट, तो दोज इन चार्ज ऑफ रनिंग अ बिजनेस, वेरी इजी, ठीक है? कुछ टर्म्स में तो समझाने जैसा कुछ है भी नहीं, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिस्कस ऑल द टर्म्स विथ यू, कि ऐसा ना हो कि सर भाई आपने बताया नहीं भाई इसमें क्या है, खुद पढ़ना है हमें, कैसे करना है पता नहीं चल रहा है, तो दिस शुड नॉट बी द वे। तो एक बार एक जनरल डिस्कशन भी अगर हो जाए तो आपके लिए क्लैरिटी हो जाएगी। सो द सेकेंड टर्म इज बिजनेस। बिजनेस का मतलब है द एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विस इन्वॉल्विंग फाइनेंशियल एंड कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट्स। Obviously business में क्या होता है, what do you mean by business? When you are providing some facility, a service or a particular product, whether by manufacturing itself or means by manufacturing it by your own self, or you are providing it as a trader, means you are buying from someone and then you are selling to your customer. So whatever you do, trade, manufacture and then sell, or provide service, तीनों में से जो भी हो, it is covered under the term business. So that is the word. Then marketing. Marketing क्या होता है? Marketing means promoting a product, उसको बेचने की कोशिश करना, लोगों तक पहुंचाना, लोगों को अवेयर बनाना कि हाँ ऐसा भी कुछ मार्केट में है और आप ये प्रोडक्ट खरीदो तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, सर्विस की भी तो मार्केटिंग होती है। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, obviously I am doing my marketing, so we have all the possible methods of marketing. So advertisements, newspaper ads, radio ads, social media ads, everything. So whatever it is, that is a perfect marketing tool. Then profit, the amount of money left over after expenses are taken out, obviously. Telecommuting. What is telecommuting? Involves working at home, usually on a computer. टेलीकम्यूटिंग, देन इट इज़ अ वर्ड ऑफ द पैंडेमिक। पैंडेमिक में लोगों ने क्या किया, वर्क फ्रॉम होम। अच्छा, आधे लोगों ने तो आराम फरमाया, आराम से। और मैं एक्चुअली मैं लॉकडाउन के टाइम पे यही कंपेयर कर रहा था और थोड़ा जेलस भी फील कर रहा था फ्रेंकली। नो डाउट टीचिंग मेरा पैशन है और आई एन्जॉय इट वेरी मच, बट एक टाइम होता है जब लगता है कि यार पूरी दुनिया मज़े कर रही है और हम ही काम पे लगे हुए हैं। तो दैट वॉज सिचुएशन इन ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन केस, जब आई वॉज लुकिंग एट पीपल्स इंस्टा स्टोरीज एंड स्नैपचैट्स एंड एवरीथिंग, मतलब फुल फैमिली बैठी है, मज़े कर रहे हैं, पार्टियाँ हो रही है, लग ही नहीं रहा है कि पैसे नहीं है किसी के पास और जॉब नहीं है एंड ऑल, जो भी है, मतलब वो सिचुएशन अपनी जगह है। लेकिन काफ़ी लोगों ने एक फैमिली गेट टुगेदर ही कर लिया कि चलो एक वो रियलाइजेशन नहीं हुआ कि पहले एक दिन का कर्फ्यू लगाया, फिर 3 दिन बंद रखा, फिर 14 दिन बोला तो चलो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, करते करते जब 2 महीने हो गए ना, तब लोग सीरियस हो गए कि अब यार मामला गड़बड़ है, इनकम आ नहीं रही है, पार्टियाँ तो बहुत कर ली, अब क्या करेंगे। तो दैट वाज द टाइम। बट हर कोई तब पार्टी नहीं कर रहा था। जो कॉरपोरेट्स में जॉब कर रहे हैं, स्पेशली आईटी सेक्टर में हैं, बैंकिंग में है, तो प्रोडक्ट सेल्स में है, तो अब मेरे जैसे लोग हैं, तो मैं पार्टी नहीं कर सकता था फुल टाइम, बिकॉज एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिनका सिलेबस बाकी था, एग्ज़ाम का तो कुछ पता नहीं था होगी या नहीं, बट सिलेबस तो बाकी है, कंप्लीट तो करवाना ही है। तो ऑल दैट सिचुएशन वॉज वेरी डिफ़िकल्ट।
तो जिस टाइम पे लोग सेलिब्रेट कर रहे थे या थोड़ा बहुत चिल कर रहे थे, तो ना उस टाइम पे हमें कुछ नया रिसर्च करना पड़ रहा था कि अब आपको इस तरीके से कैसे पढ़ाना है। तो दैट वाज अ रिसर्च टाइम, एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो किया ही, साथ में जो पढ़ाना था क्लास के बदले वो यहाँ लेक्चर्स में भी पढ़ाया, डाउट सॉल्विंग एंड ऑल, वो 24/7 सर्विस हो गई, तो वो थोड़ा सा और टफ हो गया। तो लॉकडाउन हमारे जैसे लोगों के लिए बिल्कुल भी ब्रेक टाइम नहीं था, इट वॉज मोर टीडियस टास्क, बिकॉज यू नो जब मैं लाइव आपको पढ़ा रहा हूँ एक सेशन, तो इट टेक्स लेस टाइम कंपेयर टू मेकिंग अ वीडियो लेक्चर एंड देन प्रोवाइडिंग यू। बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है टाइम कंजम्पशन को लेके, ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूँ 3 टाइम्स ज़्यादा टाइम लग जाता है वीडियो बनाने में। और इसे तो लाइव अगर मैं आपको पढ़ा लूँ ना, तो आना जाना क्लास पे और फिर पढ़ा के वापस आना उतना कंज्यूमिंग नहीं होता टाइम जितना यहाँ पे लग जाता है, तो दैट मेक्स अ डिफरेंस। तो ऑब्वियसली टेली कम्यूटिंग का मतलब वही बोला है, कंप्यूटर पे घर बैठ के काम करना, ठीक है। डाउन साइजिंग, व्हाट इज डाउन साइजिंग? डाउन साइजिंग का मतलब है planned reduction in number of employees which is needed in a firm in order to reduce the cost and make the business more efficient। ये अभी लॉकडाउन के टाइम पे भी हुआ था, और कितनी बार जो एयरलाइन कंपनीज होती है ना, एयरलाइन कंपनीज में ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, क्योंकि उनका जब बिजनेस कम चल रहा होता है तो वो थोड़ा सा स्टाफ कट शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है, ताकि कॉस्ट कम करके प्रॉफिट्स को बढ़ाया जा सके। दैट शुड बी द केस। आउटसोर्सिंग, सारा काम खुद मत करो, थोड़ा काम लोगों को बांट दो, दैट इज़ आउटसोर्सिंग, तो वो भी चीज़ का ध्यान रखना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट दो टर्म्स है। रिसर्च मीन्स टू ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग न्यू विच इज़ नॉट इन एग्जिस्टेंस राइट नाउ। जैसे कोरोना की वैक्सीन, जैसे ही वैक्सीन पे रिसर्च चल रहा है, चल रहा है, फिर एक पॉइंट आएगा जब वैक्सीन मिल जाएगी, तो उसको या उसका फॉर्मूला मिल जाएगा, तो उसको डेवलप करेंगे, उसको मार्केटेबल बनाने के लिए बाद क्लिनिकल ट्रायल्स और ह्यूमन ट्रायल्स एंड ऑल। तो पहले तो फॉर्मूला मिलेगा, तब उसका ट्रायल करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि भाई ये लोगों को कब बेचना है, कैसे बेचना है, सक्सेसफुल है या नहीं है, तो दैट इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट। फिर है हेडक्वार्टर्स। हेडक्वार्टर्स का मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एक सेंट्रल प्लेस ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोलिंग, जहाँ से सारा बिजनेस कंट्रोल हो रहा है। अगर ब्रांचेस हैं और भी छोटे छोटे ऑफिस अलग अलग सिटीज़ में हैं, तो एक मेन लोकेशन कौन सी है जहाँ से आप डील कर रहे हो, तो दैट इज़ कॉल्ड हेडक्वार्टर्स। देन मार्केट, द वर्ल्ड ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर ब्रॉट एंड सोल्ड। ऑब्वियसली मार्केट का मतलब क्या है, जहाँ पे बिजनेस हो रहा है। तो अपना जैसे सूरत में हमारे यहाँ पे टेक्सटाइल मार्केट है, तो कोई भी आपके सिटी में और कोई मार्केट हो सकता है, तो ऑब्वियसली इस तरीके के वर्ड्स रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ गए, हाँ। अब कुछ टर्म्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, अब झुंड है वर्ड्स का, लिस्ट है, एक के बाद एक, वन बाय वन वी हैव टू कीप डिस्कसिंग। बहुत सारे नए वर्ड्स भी आएंगे ऑब्वियसली, सो लेट अस सी क्या है। सबसे पहला है एक्सेप्टेंस। अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज की बात हो रही है, मे बी आपने बिजनेस स्टडीज़ में या कहीं पे पढ़ा हो, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, ठीक है, तो उसकी बात कर लें। तो यहाँ पे बोला है कि एक्सेप्टेंस क्या होता है। तो एक्सेप्टेंस इज़ अ वेरी सिंपल एंड कॉमन टर्म। जब मैं आपको बिल बना के दूंगा, जो आपने मुझसे गुड्स खरीदे उसके साथ, तो यू विल साइन दैट बिल, ये क्रेडिट वाले टर्म्स में होगा। आप वो बिल साइन करोगे कि हाँ आप एक्सेप्ट करते हो, और फिर वो ड्यू डेट के ऊपर आप मुझे पेमेंट करोगे फ्यूचर में। तो अभी मैं आपसे पैसा नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ एक्सेप्टेंस मांग रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ क्लियर। तो दिस इज एक्सेप्टेंस रिगार्डिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट टर्म इज, इट इज़ कॉल्ड एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट में क्या बोला उन्होंने, द सिग्नेचर ऑफ अ क्लर्क और अटॉर्नी सर्टिफाइंग दैट द पर्सन साइनिंग द डॉक्यूमेंट इज साइंड by his or her free consent or act for the purpose set forth therein। मतलब एक्नॉलेज करना मतलब जो भी डॉक्यूमेंट मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, जैसे सपोज कोई रिसीट है या कुछ है, कोई डॉक्यूमेंट है जो आपने पढ़ लिया, मैंने बोला भाई आप पढ़ लो और साइन कर दो। जैसे सपोज मैं आपके यहाँ कोई गुड्स डिलीवर करने आया, तो मैंने बोला सर ये देख लो इतने गुड्स मैं लाया हूँ, आप एक बार इस पर साइन करके एक कॉपी इसकी मुझे दे दो। एक्नॉलेज कर लो कि आपने इतना इतना गुड्स रिसीव कर लिया, जितना इसमें लिखा है उतना ही फिजिकली आया, यू कैन चेक, काउंट एंड देन सिग्नेचर। तो आप अगर साइन कर रहे हो, इट मीन्स यू हैव फ्रीली एंड विलफुली एक्सेप्टेड वॉट एवर इज रिटन इन द डॉक्यूमेंट, दैट इज कॉल्ड एक्नॉलेजमेंट। नेक्स्ट, एक्विजिशन कॉस्ट। एक्विजिशन कॉस्ट मीन्स, यहाँ पे कैसे उन्होंने बोला, एक्विजिशन मीन्स टू अक्वायर समथिंग, टू बाई समथिंग, इट इज़ द इंक्रीमेंटल कॉस्ट इन्वॉल्व इन ऑब्टेनिंग अ न्यू कस्टमर। ओके, सो एक नया कस्टमर पकड़ के लेके आना, उसमें कितना खर्चा हुआ आपका, कुछ मार्केटिंग, कुछ ब्रोकरेज, कुछ पब्लिसिटी, वो सब चीज़ें आ सकती है।
एक्ट ऑफ गॉड का मतलब क्या है कि जो आपके कंट्रोल में भी नहीं है, ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं है। ऐसा हमने वो मूवी में देखा था, ओ माई गॉड में, वी सॉ दैट जो अर्थक्वेक है, फ्लड्स है, ऑल दीज थिंग्स आर नॉट अंडर लाइटनिंग है, इट इज़ नॉट अंडर आर कंट्रोल। और ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए तो जनरली इंश्योरेंस कंपनीज इसका इंश्योरेंस भी नहीं देती है, ऐसा भी होता है। सो दैट वाज द इशू इन द मूवी। एक्शन, एक्शन मीन्स a legal action. So they have also named it as a case or a lawsuit, a civil judicial proceeding where one party sues another. So मैं legal action लूँगा, ऐसा नहीं बोलते, so I'll take a legal action against you. So that action is described here. ADB is Asian Development Bank. Now this is name of a bank. I'm not going into the history of the bank. सिर्फ अभी नाम ध्यान रखो, बहुत है। Next, adjournment. Adjournment means postponement of a court session until another time or place. आपने मूवीज में सुना होगा, the court is adjourned till tomorrow, the court is adjourned till next hearing. इसका मतलब ये है कि अभी जो हियरिंग चली वो अपनी जगह है, उतना हमने सुन लिया। अब आगे का ये जो केस है इसके लिए हम अगले महीने की 15 तारीख दे रहे हैं, तो वी विल डिस्कस इट ऑन द नेक्स्ट 15th. सो दैट इज़ द पॉइंट। तो इसको हम बोलते हैं एडजर्नमेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है एडजुडिकेशन, डिसीजन और सेंटेंस विच इज इम्पोज बाय जज। एडजुडिकेशन, जजमेंट देना, ठीक है। तो कोई भी ऑफिसर, कोई जज, ट्रिब्यूनल में कोई ऑफिसर किसी भी पोस्ट पे हो जिसके पास राइट है कि वो आपके केस का फैसला सुना सकता है, तो उसको, उस प्रोसेस को बोलते हैं एडजुडिकेशन। ये आप ध्यान रखना। एफिडेविट, एफिडेविट जो है इसको हिंदी में हलफनामा बोलते हैं, दैट इज उर्दू वर्ड एक्चुअली, एफिडेविट। तो एफिडेविट जो है इट मीन्स गिविंग समथिंग इन राइटिंग ऑन अ स्टैम्प पेपर। सो यू आर एक्नॉलेजिंग अ फैक्ट, यू आर मेकिंग अ प्रॉमिस, आप कुछ बता रहे हो, सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, जो कुछ भी है, सो आपको स्टैम्प पेपर पे जब लिख के देना पड़े तो उसको एफिडेविट बोलते हैं। जैसे आप कोर्ट में कोई केस में स्टेटमेंट देने गए हो एज अ विटनेस, तो वो जो स्टेटमेंट है, सो उस स्टेटमेंट को आपको ओरली तो बोलना ही होता है जज के सामने, फिर वो क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, बट आपको उससे पहले वो चीज़ स्टैम्प पेपर पे लिख के भी देनी होती है एज अ स्टेटमेंट इन रिटर्न। और वो जज के पास कॉपी ऑलरेडी होती है, डिफेंस के पास भी होती है। और मूवीज़ में दिखाते हैं अचानक से आप दौड़ते दौड़ते आते हो, 4 गुंडे आपके पीछे पड़े होते हैं, दरवाज़ा तोड़ के आप आते हो, जज साहब बोले मैं आ गया, ये वो, थोड़ा बहुत खून भी निकला होता है, कहीं चोट भी लगी होती है। वो मूवीज़ में होता है, रियलिटी में नहीं होता है। या तो रियलिटी में या तो आप पहुँच ही नहीं पाओगे कभी, और अगर पहुँचे भी तो आपका स्टेटमेंट तो ऑलरेडी डिफेंस और जज के पास होता ही है। फिजिकली आपको वहाँ जाके वापस से इसलिए बोलना पड़ता है ताकि कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करना हो तो किया जा सके, ठीक है। दैट इज़ एफिडेविट। इसके बाद बात हो रही है अफर्मेशन, डिक्लेयरिंग समथिंग टू बी ट्रू अंडर द पेनल्टी बाय अ पर्सन हु विल नॉट टेक एन ओथ फॉर रिलीजियस और अदर रीजंस, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं वो भी क्लियर कर ले। यहाँ पे जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना, परज्यूरी, ठीक है, तो इट मीन्स कि आप या तो ओथ लेके जो बोल रहे हो वह बोल तो रहे हो कि मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन आप सच बोल नहीं रहे हो, या फिर आप ओथ लेने से बच रहे हो और जो आप बोल रहे हो ना वो भी आप झूठ बोल रहे हो। तो आप बहाने बना रहे हो कि मैं ओथ नहीं ले सकता, उसका ये रीज़न है, वो रीज़न है, और फिर आप जो बोल रहे हो वो झूठ निकला। तो झूठी कसम खा के या झूठी गवाही देना, दैट कैन बी कॉल्ड एज एन अफर्मेशन। तो ऐसा करके यहाँ पे बोल रहे। नेक्स्ट इज एजेंडा, एजेंडा मतलब इंटेंशन, ठीक है। जैसे कंपनीज में बोर्ड मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग होती है, आपकी सोसाइटी में मीटिंग होती है, तो सोसाइटी मीटिंग का एक एजेंडा तो होता है। एजेंडा मतलब पर्पस, रीज़न, क्यों मीटिंग बुला रहे हैं भाई, इस साल नवरात्रि का फंक्शन करें या ना करें, इस बार गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करें या ना करें, दशहरा है तो दशहरे के दिन प्रोग्राम रखें या ना रखें, क्रिकेट मैच होने वाला इंडिया पाकिस्तान का तो नीचे सोसाइटी में क्लब हाउस में अरेंजमेंट करें और प्रोजेक्टर पे मैच दिखाएं या ना दिखाएं। तो ऑल दैट डिस्कशन इज़ टू बी डन इन अ मीटिंग। और उस मीटिंग के लिए जब नोटिस भेजा जाएगा सबको, तो उसमें लिखा जाएगा कि भाई ये पर्पस है, इसलिए हम मीटिंग बुला रहे हैं और ये मैटर्स डिस्कस होने वाले हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं एजेंडा ऑफ द मीटिंग। क्लियर। इसके बाद है एजेंट, अ पर्सन अपॉइंटेड टू एक्ट जनरली और फॉर अ स्पेशल बिजनेस पर्पस ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, होता है प्रिंसिपल एजेंट, कि आप मेरे लिए काम करते हो, आप मेरे बिहाफ पे मेरे क्लाइंट्स हैंडल करते हो, नए क्लाइंट लेके आते हो, जितना आपके थ्रू गुड्स बिकता है उतना मैं आपको कमीशन देता हूँ, दैट इज़ द थिंग। फिर है एलिगेशन, एलिगेशन मतलब किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाना, ठीक है। सेइंग दैट समथिंग इज़ ट्रू, द असर्शन, डिक्लेरेशन, स्टेटमेंट ऑफ अ पार्टी इन द केस मेड इन अ प्लीडिंग। तो एलिगेट करना मतलब किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना कि मैं बोल रहा हूँ कि इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है और मैं इस वजह से परेशान हूँ, दैट इज़ एलिगेशन।
अलॉटमेंट मतलब आपने पढ़ा शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, मनी एंड ऑल, तो उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं वो। अमालगमेशन, कमिंग टुगेदर ऑफ टू और मोर प्रीवियसली ऑटोनोमस बिजनेसेस, मर्जर हो जाना, जैसे दो कंपनीज हैं और उन्होंने मर्ज कर लिया और अब वो एक ही बिजनेस हो चुकी हैं, दैट इज़ अमालगमेशन। तो जैसे हीरो होंडा, तो हीरो होंडा उनका तो डीमर्जर हुआ, पहले हीरो कंपनी अलग थी, होंडा कंपनी अलग थी, फिर उन्होंने एक जॉइंट वेंचर कोलैबोरेशन किया, मर्ज हो गई। एक्चुअली में उसको मर्जर भी नहीं बोल सकते, तो मर्जर बोलना भी ठीक नहीं होगा, बिकॉज हीरो और होंडा अलग अलग तो काम कर ही रहे थे, ये तो एक जॉइंट वेंचर था, स्पेसिफिक जॉइंट वेंचर था। तो अगर हम मर्जर अमालगमेशन का कोई और एग्जांपल लें तो और भी केस हो सकते हैं। जैसे अभी बात चल रही है, अच्छा फेसबुक व्हाट्सएप का तो मर्जर हो ही चुका है। वोडाफोन आइडिया, दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर मर्जर, ठीक है। वोडाफोन आइडिया दोनों मर्ज होके एक एंटिटी बन गई, नाम ही रख दिया वोडाफोन आइडिया, कोई तीसरा नाम नहीं रखा उन्होंने, चाहते तो रख भी सकते थे। तो ऐसे दो कंपनीज का जब मर्जर होता है तो उसको अमालगमेशन बोला जाता है। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, अभी थोड़ा भारी टॉपिक है ये आपके लिए, तो अभी CSWT लेवल पे लेके जाना इसको ज़्यादा एडवाइजेबल नहीं है, तो अभी आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ सिक्योरिटी, ठीक है। जैसे कोई फॉरेन कंट्री का नेशनल आपके कंट्री में सिक्योरिटी परचेज करेगा, शेयर खरीदेगा कोई कंपनी का, तो उसको डायरेक्टली वो शेयर नहीं देंगे, उसके बदले उसको एक रिसिप्ट देंगे जिसको बोलते हैं डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है। तो जो कंट्री उसको इशू करता है, अमेरिकन, इंडियन, ग्लोबल, ऐसे 3 टाइप की रिसिप्ट्स होती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न मतलब हर कंपनी को पूरे साल का एक पूरा डेटा प्रोवाइड करना पड़ता है टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, टू द शेयर होल्डर्स इन द जनरल मीटिंग, ठीक है। और सब डिटेल्स बतानी पड़ती है जो भी उसके अंदर प्रिस्क्राइब है, दैट इज कॉल्ड एन एनुअल रिटर्न। नेक्स्ट सम है एन्यूटी, ठीक है। एन्यूटी में जनरली ये होता है, एन्यूटी का मतलब है इंस्टॉलमेंट। सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे पेंशन होती है ना, कि भाई जो पर्सन जो भी है रिटायर्ड है, जब तक अलाइव है, हर महीने उसको पैसे मिलेंगे, दैट पेंशन इज एन्यूटी। फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे फिक्स अमाउंट पे होता रहे या रिसीव होता रहे, दैट इज कॉल्ड एन्यूटी। क्लियर है। अपील, अपील इज अ प्रोसेस बाय विच द करेक्टनेस ऑफ द डिसीजन ऑफ अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल इज क्वेश्चन इन अ हायर कोर्ट, ठीक है। ये तो वही होता है ना कि जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डिसीजन दिया, डिसीजन आपके फेवर में नहीं आया, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप हाई कोर्ट में चले गए उसके खिलाफ अपील करने, हाई कोर्ट ने भी आपका साथ नहीं दिया तो फिर आप चले गए सुप्रीम कोर्ट में। तो जब लोअर कोर्ट के डिसीजन को हायर कोर्ट में आप चैलेंज करते हो तो उसे हम बोलते हैं अपील। क्लियर। चल नेक्स्ट है अपीयरेंस, द ऑफिशियल कोर्ट form filled with the court clerk which tells the court that you are representing yourself in a lawsuit। ये वैसा हो गया। अपीयरेंस का मतलब है कि आप एज अ लॉयर जो है अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो एक पर्टिकुलर केस में, तो हम उसको बोल सकते हैं दैट यू आर अपीयरिंग, ठीक है, वैसा होगा। जस्ट अ मिनट, ठीक है। आप चाहो तो अपना केस खुद भी डिफेंड कर सकते हो, खुद भी फाइट कर सकते हो, या ये काम जो है वो लॉयर के थ्रू भी किया जा सकता है। अपेलेंट, अपेलेंट मतलब द पार्टी अपीलिंग अ डिसीजन, जो अपील करने जाता है कोर्ट में उसको अपेलेंट बोलेंगे। आर्बिट्रेज, आर्बिट्रेज का मतलब क्या है यहाँ पे? आर्बिट्रेज का मतलब ये है कि जब आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एक पर्टिकुलर करेंसी या एक पर्टिकुलर शेयर एक जगह से खरीद के दूसरी जगह बेच देते हो और श्योर शॉर्ट प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं? दैट इज़ कॉल्ड आर्बिट्रेज गेन और दैट इज़ कॉल्ड आर्बिट्रेज प्रॉफिट। क्लियर हुआ? तो इसकी बात यहाँ पे हो रही है। दूसरा आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन अलग है, आर्बिट्रेज अलग है, वर्ड सुनने में एक जैसे, कंफ्यूज मत होना। वो आर्बिट्रेज मतलब रिस्क लेस प्रॉफिट। जब मुझे श्योर पता है कि मुझे एक चीज़ 100 रुपये में मिल रही है और कोई मुझे 120 रुपये देने को रेडी है उस चीज़ को खरीदने के लिए, तो मेरा तो सीधा सीधा 20 रुपये का प्रॉफिट है, रिस्क लेस प्रॉफिट। 100 में लेके आता हूँ, इसको पकड़ा देता हूँ, काम खत्म हो गया, वैसी बात होती है। अब आर्बिट्रेशन की हम बात कर रहे हैं। It is a quasi-judicial arrangement whereby a dispute between the parties is resolved by referring it by mutual consent to arbitrators। आर्बिट्रेशन क्या होता है? एक थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते हैं। आपके और मेरे बीच में एक सिविल डिस्प्यूट है और सिविल डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने के लिए हम कोर्ट में नहीं जाना चाहते दोनों पार्टीज, क्योंकि हमें पता है कोर्ट में बहुत टाइम लगता है, काफ़ी साल लग सकते हैं, इतना टाइम हम दोनों के पास नहीं। तो हम दोनों ने अग्री किया कि जो भी
प्रॉब्लम है हम किसी थर्ड पार्टी के सामने बैठ के उसको सॉर्ट आउट करेंगे, और वो थर्ड पार्टी जो है उसको हम क्या बोलेंगे, दैट थर्ड पार्टी इज कॉल्ड आर्बिट्रेशन अथॉरिटी, आर्बिट्रेटर बोला जाता है उसको। वो हम दोनों से अलग है, थर्ड पर्सन है, न्यूट्रल है, हम दोनों को नहीं जानता है, किसी का पक्ष नहीं लेगा, किसी की साइड नहीं लेगा, ये यहाँ पे बोला हुआ है। और क्या बोल रहे हैं कि उसका जो डिसीजन होगा वो फाइंड, वो जो मतलब फैसला होगा वो बाइंडिंग होगा, और दोनों पार्टीज को उसकी बात सुननी पड़ेगी। क्लियर। चलो नेक्स्ट टर्म अरेस्ट। अरेस्ट आपको पता है, कॉमन टर्म्स में मैं ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। असेट, असेट लायबिलिटी पढ़ा है आपने, ठीक है, अकाउंट्स में, तो ये वही चीज़ है। असेट में वो समझाया भी वही है उन्होंने, तो क्यों अननेसेसरी हम टाइम वेस्ट करें। असेट टर्नओवर, ये रेशियो की बात हो रही है, फिनांस का टर्म है एक्चुअली असेट टर्नओवर। यहाँ पे उन्होंने देखो एक फॉर्मूला जैसा आपको दिया हुआ है, वो ऐसा बोल रहे हैं कि जो असेट टर्नओवर है इट मीन्स सेल्स व्हेन डिवाइडेड बाय टोटल असेट। तो दिस इज द रेशियो सेल्स, ठीक है, सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट, ठीक है। तो टर्नओवर बताता है कि आपका सेल आपकी असेट के कंपैरिजन में कितने टाइम्स ज़्यादा है। तो आप 200 करोड़ का सेल करते हैं और आपकी कंपनी के पास 20 करोड़ की एसेट है, तो 10 टाइम्स आपने अपनी असेट को घुमा लिया, रिकवर कर लिया, उतना सेल आप एक बार में कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है, ठीक है, दिस इज़ गुड। असेट टर्न, अच्छा वापस असेट्स, ओके। असाइनमेंट, असाइनमेंट का मतलब है कि आपके पास जो राइट है, जो टाइटल है, जो इंटरेस्ट है एक प्रॉपर्टी में, वो आपने किसी और को असाइन कर दिया। ये एब्सोल्यूट भी हो सकता है, ये राइटिंग में भी हो सकता है, कम्युनिकेटेड हो सकता है। देखो जैसे मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने मेरे बच्चों को पास ऑन कर दी, असाइन कर दी कि भाई इस प्रॉपर्टी के अब सारे राइट्स आपके, ठीक है, दैट इज़ असाइनमेंट। अच्छा मैं बिजनेस के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो मेरी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो भी डिसीजंस लेने हैं, किसको रेंट पे देनी है, केयर टेकिंग कैसे करना है, उसके बिल्स पे करने हैं, लिमिटेड पावर्स, पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू मैं आपको असाइन कर सकता हूँ, बट टेम्पररी, जब तक मैं जाके वापस नहीं आ जाता, वापस आ जाऊँगा फिर पावर्स मेरे हो जाएंगे, ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट टर्म एसोचैम, फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये वो फॉर्मल बॉडी है जो इंडिया में कॉमर्स ट्रेड इंडस्ट्री को जो है रिप्रेजेंट करती है और ऑर्गेनाइज करती है। अश्योरेंस बोला हुआ है, अश्योरेंस का मतलब क्या है कि एक होता है इंश्योरेंस, ठीक है, इंश्योरेंस में क्या होता है, कंटिजेंसीज के अगेंस्ट आपको कवरेज देना। जैसे उन्होंने भी यहाँ पे टर्म्स यूज़ किए हुए हैं, फायर, लाइटनिंग, ठीक है, थेफ्ट भी हो सकता है, हम थेफ्ट वर्ड भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एज एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो किसी भी तरीके का लॉस विच इज़ कंटिजेंट, कंटिजेंट का मतलब अनसर्टन, होगा या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन अगर लॉस सर्टन हो तो, लॉस सर्टन का मतलब डेथ, ठीक है। तो अगर लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं, ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस इज एक्चुअली अश्योरेंस, जो वर्ड है उसको अश्योरेंस, सम अश्योर्ड ऐसे बोला जाता है। मतलब देखो मेरी कार का मैंने 4 व्हीलर मोटर व्हीकल लोन कर, मतलब जो है इंश्योरेंस करवाया, और उसमें वही था कि भाई डैमेज हो गया तो कार को तो इतना पैसा मिलेगा, बट इज़ इट सर्टन कि डैमेज होगा ही होगा, नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो वो डैमेज होगा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और कंपल्शन नहीं है कि होगा ही, या पॉलिसी एक्सपायर होने के 2 दिन पहले मैं खुद ही गाड़ी को बैन कर दूंगा कि उसमें से रिकवरी हो जाए, इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा वसूल हो जाए, ऐसा तो मैं करूँगा नहीं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कंटिजेंसी है, बट आप जब अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो LIC की, तो उसमें थोड़ी ना कोई कंपल्शन है कि मतलब आप, मतलब सॉरी ऐसा तो नहीं है उसमें कंटिजेंसी है कि आपकी डेथ होगी या नहीं होगी, वो तो सर्टन है, आज नहीं तो कल कभी तो होगी, जब होगी तब पैसा मिलेगा, तो उसको हम बोलते हैं अश्योरेंस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अटैचमेंट, अटैचमेंट का मतलब है किसी प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट करना। पता है कोर्ट प्रॉपर्टी सील करवा देता है, प्रॉपर्टी के पेपर्स रखवा लेता है, और कोर्ट से ऑर्डर आता है कि आप जब तक अपने इनकम टैक्स के रेवेन्यूज़ क्लियर नहीं करोगे, या बैंक के जो लोन है वो रीपे नहीं करोगे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, आप ये प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते। तो उस तरीके के जो एक्शन लिए जाते हैं उसको अपने यहाँ पे बोलते हैं अटैचमेंट, ठीक है, डन। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट टर्म पे। अटेस्टेशन, अटेस्ट करना मतलब ऑथेंटिकेट करना, ऑथराइज करना। यूजुअली ऐसा होता है कि अटेस्टेशन कराने के लिए हमें जाना पड़ता है
किसी नोटरी पब्लिक के पास, नोटराइज्ड ऑफिसर, गैजेटेड ऑफिसर बोलते हैं उनके पास, या फिर ओथ कमिश्नर के पास। वो क्या करते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और आपका जेरोक्स डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं और उसके ऊपर साइन करके देते हैं कि मैंने चेक कर लिया है कि ये बराबर है। यूजुअली एज अ स्टूडेंट आपने कभी अपने डॉक्यूमेंट्स को नोटराइज कराया होगा या टेस्ट कराया होगा, तो जहाँ पे भी ये क्लेरिकल गवर्नमेंट के काम होते हैं ना, लॉयर्स बैठे होते हैं, नोटरी ऑफिसर्स, तो वो सिक्का लगा के देते हैं जेरोक्स पे और कुछ अमाउंट नॉमिनल चार्ज करते हैं पर कॉपी, और जितनी आपको जेरोक्स करानी हो उतना वो आपसे अमाउंट चार्ज करते हैं। तो ऐसी चीज़ें जनरली देखने को मिलती हैं। फिर इसके बाद बोला है, अच्छा इसमें सेल्फ अटेस्टेशन भी होता है, कितनी जगह लिखा होता है सेल्फ अटेस्टेड। सेल्फ अटेस्टेड मतलब आप खुद ही नीचे साइन कर दो कि ये डॉक्यूमेंट की जो मैं जेरोक्स दे रहा हूँ इट इज़ वेरीफाइड, ठीक है। अटॉर्नी, अटॉर्नी का मतलब इट इज़ अ पर्सन लीगली अपॉइंटेड और एम्पावर्ड टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर ड्यूरिंग द लेटर्स लाइफ टाइम फॉर अ स्पेसिफिक और जनरल पर्पज। अभी मैंने आपको पावर ऑफ अटॉर्नी बोला, ये एग्जैक्टली वही है। तो जिसको मैंने अपॉइंट किया ना मेरे बिहाफ पे, उसका नाम होगा अटॉर्नी, ठीक है। नेक्स्ट, अटॉर्नी ऑफ रिकॉर्ड, अटॉर्नी हुज नेम अपीयर्स इन द परमानेंट रिकॉर्ड्स और फाइल्स ऑफ अ केस। मतलब एक बार जिसका नाम किसी केस में एज एन अटॉर्नी आ गया तो उसको हम अटॉर्नी ऑफ रिकॉर्ड बोल सकते हैं। नेक्स्ट टर्म ऑक्शन, पिक्चर में देखा नीलामी होती है, वो हैमर लेके बैठे होते हैं, बोली लगाओ भाई 10 करोड़ से 10 करोड़ 1, 10 करोड़ 2, 10 करोड़ 3, वो बोलने ही वाला होता है तब कोई आ जाता है 11 करोड़, दैट इज ऑक्शन, ठीक है। ऑडिटिंग, ऑडिटिंग का मतलब है डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना, डॉक्यूमेंट्स को चेक करना, तो उसको हम बोलते हैं ऑडिटिंग। और ये भी काफ़ी सिंपल सा वर्ड है, और आगे जाके नेक्स्ट लेवल पे हम और भी डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट पार्ट इज बैड डेट, ठीक है। बैड डेट आपने अकाउंट्स में पड़ा हुआ है, ठीक है, नुकसान हो जाना, पैसे ना मिलना जो मिलने वाले थे, रिसीवेबल्स में से कुछ पेमेंट ना मिलना। फिर है बेल, बेल का मतलब है जमानत या बॉन्ड भरना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ बेल। तो अगर जैसे होता है ना कि आपने कोई ऑफेंस किया और पुलिस ने आपको अरेस्ट किया, तो फिर मूवीज़ में दिखाते हैं आपको जेल में डाल दिया, पुलिस वाला लेके आ गया आपको, और फिर आपके फैमिली वाले या कोई भी जो कैरेक्टर है मूवी में वो आके आपको जेल से छुड़वाते हैं, बोलते हैं मैं इसके ज़मानत के पेपर साइन करता हूँ और इसके बिहाफ पे पैसे भरता हूँ नो, दैट इज़ कॉल्ड अ बॉन्ड। तो आपको कस्टडी में नहीं रहना पड़ेगा, आप घर जा सकते हो, लेकिन हाँ केस की जब सुनवाई होगी, जब पुलिस बुलाएगी, तब आपको हाँ हाजिर रहना पड़ेगा, दैट इज़ मैंडेटरी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बैलेंस शीट, अब ये मैं नहीं समझाऊंगा। बैलेंस शीट, बैंक अकाउंट, बैंक रेट, bank rate, the maximum lending borrowing rate which is determined by the RBI from time to time taking into account the state of the economy, ठीक है। RBI जो रेट डिफाइन करती है कि कितने पे बैंक वाले लोन दे सकते हैं और कितना बोरोइंग रेट हो सकता है, कितना डिपॉजिट रेट हो सकता है, मैक्सिमम कम ज़्यादा वो कर सकते हैं बैंक वाले। बैंक स्टेटमेंट, जिसमें आपके अकाउंट का सारा जो डिटेल्स हैं वो पता चलती है। बैंक्रप्सी, कंगाल हो जाना, ठीक है, लायबिलिटीज़ बढ़ जाना, असेट्स कम हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड बैंक्रप्सी। बुक वैल्यू, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में असेट्स की जो वैल्यू दिख रही है, लायबिलिटीज़ को जो वैल्यू दिख रही है, उसके हिसाब से बुक वैल्यू डिसाइड होती है, ठीक है। तो ये टर्म रहता है। हाँ, मार्केट वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, मार्केट वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, बट ऑन पेपर जो वैल्यू दिखती है उसको हम बोलते हैं बुक वैल्यू, ठीक है। इसके बाद है बुक कीपिंग, बुक कीपिंग मतलब अकाउंट्स मेंटेन करना, टाइमली रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। और आखिरी पॉइंट इस पेज पे है बाउंस चेक। बाउंस चेक का मतलब क्या होता है, मैंने आपको चेक से पेमेंट किया या आपने मुझे फीस का पेमेंट चेक से किया, मैंने बैंक में भरा, चेक पास नहीं हुआ और इनसफिशिएंट फंड्स, तो उसको हम बोल सकते हैं बाउंस चेक। रीज़न और भी हो सकते हैं, आपने साइन गलत कर दी, जो साइन वहाँ पे है उसमें मिसमैच हो रहा है, ओवर राइटिंग कर दी, ऐसा कुछ हो गया गलत, मैंने अकाउंट नंबर या कुछ कर दिया, तो ऐसे कोई भी रीज़न की वजह से चेक बाउंस होने की सिचुएशन रहेगी, ये आप ध्यान रखना, क्लियर। तो यहाँ तक अपना जो ये पार्ट है वो कंप्लीट हुआ, ये एक पेज कंप्लीट हुआ। इस लेक्चर में मैं इतना ही रख रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में अपन आगे के टर्म्स को डिस्कस करके कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।